हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी। वीकली टेस्ट रहेगा 50 एमसीक्यू का, जिससे आपने जो भी पढ़ा उसका जो समझ है वो बन पाया या नहीं, या जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है सिलेबस के जो भी अहम मुद्दे से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी चीज़ें आप अवेयर हो जाएंगे जब आप वीकली टेस्ट देंगे तो। और इसका जो इवैल्यूएशन है वो आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद वीकली आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी ताकि आप बेटर आंसर लिख पाए इन एक्चुअल मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग सिलेबस, स्टडी मटेरियल, क्लास में जो भी पढ़ाया गया, रेगुलर टेस्ट के बारे में, आप सारे डाउट को कैटर करवा पाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल जो है स्पेशली आसाम के पर्सपेक्टिव से है, तो इसको इंडिया लेवल में भी मतलब यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ये अहम हो सकता है डिफरेंट जब आप इश्यूज़ को लिखेंगे पॉलिटिकल इशू में, स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट का जो इशू है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसमें ये चीज़ें काम में आएंगी। तो अभी इसमें हम स्पेशली जो आसाम अकॉर्ड है और उसके आसपास के जितने भी बातें हैं जो ज़रूरी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को इसका समझते हैं। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है ऑफ दिस आसाम जो इशू है इमिग्रेशन का, स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन का। तो ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के बाद से ही 1947 के बाद से ही आसाम में आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स का भरमार है वो देखा गया, स्पेशली बांग्लादेश के तरफ से। इन असम, स्पेशली असम एरिया में बात करें, ऐसे तो आप अगर तमिलनाडु में देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो इसको इलीगल तो नहीं कह सकते लेकिन जो रेफ्यूजी का एक क्राइसिस है वो हम देख सकते हैं। तो इसमें आसाम इसीलिए क्या हुआ, इतना ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया कि आपकी जो लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इनके अस्तित्व में एक सवाल खड़ा होने लगा बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो इसी के वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसके वजह से आसाम एजिटेशन हुआ, आसाम आंदोलन हुआ 1979 से लेकर 1985 के बीच में। तो ये आंदोलन जो है 6 साल चला। ये आपका डेमोक्रेटिक था, बीच में बहुत सारी वायलेंट इंसिडेंट भी देखी जा सकती है। और इसी आंदोलन में क्या हुआ, 855 जो आपके आंदोलन में शामिल थे वो शहीद हो गए, और मोस्टली आसू के मेंबर्स थे, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का। तो ये जो आपका आसाम एजिटेशन था ये जायज़ था, ये जस्टिफाइड था बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स, जो लोकल कल्चर को, लैंग्वेज को, पॉलिटिक्स को में जो लोकल पॉपुलेशन का जो एक क्लॉट है उसको ख़त्म कर सकता था। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए ये एजिटेशन काफ़ी ज़रूरी था, और ये एजिटेशन हुआ 1979 से 85 तक। और इसी एजिटेशन का, जब भी एजिटेशन होता है तो उसके बाद कोई तो अकॉर्ड होगा, तो इसीलिए 1985 में क्या हुआ, जो भी आपके आंदोलनकारी थे और उनके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पे आई, और उसी को कहा जाता है आसाम अकॉर्ड 1985। तो आसाम अकॉर्ड जो है 1985 का 15 अगस्त को, आज़ादी का जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उसी दिन साइन हुआ था 1985, ध्यान रखिएगा। और ये एक क्या है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है ये किन किन के बीच में है, तो बिटवीन आसाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
असम गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट। तो दो पार्टी थी, एक थी आपकी आसू और एक थी आपकी AAGSP, ऑल असम गण संग्राम परिषद था। उसके बाद हम देखते हैं ये जो असम अकॉर्ड था इसमें बहुत सारी क्लॉज हैं। तो इसमें से जो क्लॉज 6 है ये हार्ट है इस जो असम अकॉर्ड है इसका। तो ये जो क्लॉज 6 है ये सोल ऑफ द अकॉर्ड है। तो ये क्या बात करता है, इट प्रोमिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देना और प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना एंड प्रमोट करना जो इंडिजिनियस कल्चर है, सोसाइटी है, लैंग्वेज है, जो आइडेंटिटी है एंड जो हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल है उसको प्रोटेक्ट करना। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि असम एजिटेशन हो गया बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फ्लक्स, उसके बाद अकॉर्ड साइन हुआ और उसी अकॉर्ड का जो हार्ट है उसको हमने देखा। तो अभी क्या हुआ, इसी जो क्लॉज 6 है इसको क्लॉज 6 को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2019 के जुलाई में एक कमेटी 14 मेंबर कमेटी गठन किया जिसके आपके चेयरमैन थे जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा जी। और इसी कमेटी को ये दायित्व दिया गया कि जो क्लॉज 6 है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके जो सजेशंस है वो आपके बिप्लब शर्मा कमेटी ने गवर्नमेंट को प्रदान की। तो इसी में अभी क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो बिप्लब शर्मा कमेटी है क्लॉज 6 को लेके, तो क्लॉज 6 का जो डिफरेंट प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कत आ रही है या फिर डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि जो डेफिनेशन ऑफ असमीज पीपल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिया जाएगा वो किन को दिया जाएगा, असमीज पीपल को दिया जाएगा। असमीज पीपल अगर कहें तो असमीज पीपल का डेफिनेशन क्या होगा, कौन से जो लोग हैं उनको हम असमीज पीपल कहेंगे। कि आज़ादी से पहले जो आपके डिफरेंट रीजन से, इंडिया के डिफरेंट रीजन से जो हिंदी स्पीकर्स है, बंगाली स्पीकर्स है जो असम में आए, क्या उनको असमीज पॉपुलेशन में गिना जाएगा। फिर आपका 19 जो 71 है 24 मार्च, वहाँ तक क्या हुआ, आसाम अकॉर्ड के हिसाब से 1971 को बेस ईयर बना दिया गया 24 मार्च तक। तो उसके पहले जो पीपल आए क्या वो असमीज पीपल के डेफिनेशन में आएंगे। तो ये सभी क्या है, एक सवाल अभी भी है, जो डेफिनेशन है वो अभी भी आपका क्लियर नहीं है। एक आपका यूनिफाइड जो एक पूरा कंसेंसस वाला जो डेफिनेशन है वो नहीं आ पाया है। अभी जो जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी है इनके हिसाब से जो आपके 1950s के दौर में जो पहला एनआरसी था उसके पहले जो थे जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनको असमीज पीपल कहा जाएगा, उसके बाद वाले को नहीं कहा जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, आसाम अकॉर्ड जो 1985 है उसमें जो कहा गया कि 1971 तक जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है 24 मार्च तक उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो क्या वो असमीज पीपल नहीं कहलाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसीलिए अभी क्या है, हाल ही में हमारे स्टेट के असम के ऑनरेबल सीएम हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो भी आपकी क्लॉज में जो भी चीज़ें असम गवर्नमेंट फुलफ़िल कर सकती है उसको फुलफ़िल करने का वादा किया है कि उसको फुलफ़िल करेंगे। और उसके लिए क्या है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से डिस्कशन भी हुआ है और इसमें अभी ध्यान रखिएगा एक नया रिव्यू कमेटी भी बनाया जाएगा ताकि जो भी क्लॉज के ऊपर जो रिकमेंडेशंस आए हैं उसको फॉलो किया जाना है और कितना फॉलो किया गया है कितना नहीं किया गया है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, वो सभी चीज़ें जो रिव्यू कमेटी है वो रिव्यू करेगी। चलिए देखते हैं आगे। तो चैलेंज मैंने ऑलरेडी बताया कि जो डेफिनेशन का जो सबसे बड़ा क्राइसिस आसाम अकॉर्ड में और आसाम अकॉर्ड को फुलफ़िल करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिफाइनिंग असमीज पीपल। डज इट इंक्लूड ओनली इंडिजीनियस कम्युनिटी, क्या सिर्फ इंडिजीनियस कम्युनिटी को इंक्लूड करेंगे। डज इट इंक्लूड ऑल सिटीजन्स लिस्टेड इन द एनआरसी 1951 जो मैंने अभी कहा। डज इट इंक्लूड दोज हु माइग्रेटेड बिफोर द कट ऑफ डेट। तो आसाम अकॉर्ड का जो कट ऑफ डेट है मार्च 24, 1971, क्या इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इनको लेके थोड़ी सी जो चैलेंज है वो हम देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक हर्डल हम इसमें देख सकते हैं, आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो जो भी कम्युनिटीज़ बाद में आपकी आसाम एंटर की है
तो उनका क्या होगा अगर 1950 या फिर 51 को बेस ईयर पकड़ते हैं टू डिफाइन असमीज पीपल, तो उससे जो उसके बाद जो आए हैं 1-2 साल के बाद, उनका जो राइट टू इक्वालिटी है वो वायलेट हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या होगा, क्या जो जॉब रहेंगी वो लोकल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व रहेंगी? तो लोकल पॉपुलेशन का पहला तो डेफिनेशन ही दिक्कत में है। और एक एक्सक्लूजनरी फेयर भी है, जो बंगाली स्पीकिंग है, फिर आपकी हिंदी स्पीकिंग है, फिर जो मुस्लिम है एंड हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी। तो बंगाली स्पीकिंग हिंदूस, मुस्लिम्स एंड हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में एक एक्सक्लूशन का फेयर है। फिर एक जुरिस्डिक्शनल स्प्लिट देखा जाता है कि सभी काम अभी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कर सकती है। जैसे जॉब का रिजर्वेशन करना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट्स लानी होंगी, रूल्स बनाने होंगे, लॉज बनानी होंगी। या फिर जो सीट रिजर्व करना है स्टेट असेंबली में, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लानी होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दूर तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, क्लॉज 6 क्या है, जो हार्ट है ऑफ द असम अकॉर्ड, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन क्या है, ये एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन असम, जिन्होंने आसाम एजुटेशन में जो मुख्य भूमिका है वो पालन की थी। फिर बिप्लब शर्मा कमेटी क्या है, ऑलरेडी बताया, 2019 जुलाई में फॉर्म हुई एक कमेटी है, जिन्होंने अपने रिपोर्ट को फरवरी 2020 में सबमिट किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका डायमेंशंस आप खुद ही समझ पाएंगे। सोशल अगर देखें तो प्रिजर्व करना है आइडेंटिटी को थ्रू आसाम अकॉर्ड, थ्रू क्लॉज 6। पॉलिटिकली देखें तो आसाम अकॉर्ड क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, और अगर इसको आपका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो इससे सब नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट है वो बढ़ेगा। लीगली अगर देखें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1950, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, फिर जो एनआरसी है 1951, फिर जो बेस ईयर है 1971, ये सभी चीज़ें क्या है, लीगली कन्फ्लिक्ट में है। फिर एथिकली अगर देखें तो एथिकल डायलेमा है ऑफ हिस्टोरिकल जस्टिस, जो तो पुराना गलती है उसको आज के समय पे ठीक करना है, लेकिन आज के समय पे जब ठीक करें तो उसमें इक्विटी का एक चैलेंज आ जाता है, राइट्स ऑफ नॉन असमीज रेसिडेंट को लेके। इंटरनेशनली ये एक सिग्नल देता है कि इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट में, स्पेशली बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने में किस तरीके से जो एक्शन है वो ले रहा है। इकोनॉमिकली देखें तो जो इकोनॉमिक राइट्स है ऑफ लोकल पॉपुलेशन, उनका हनन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज। वे फॉरवर्ड में देखें तो एक लीगल वेटिंग को इंश्योर करना है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो भी डेवलपमेंट होती है या फिर जो भी रिकमेंडेशंस को इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको लीगली साउंड होना है, अदरवाइज उसमें जुडिशियल स्टे आ सकता है। जो भी डेफिनेशन रहेगा असमीज पॉपुलेशन का उसको इंक्लूसिव बनाना है, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको भी इंक्लूड की जा सके। फिर एक ट्रीपार्टाइट डायलॉग होना काफ़ी ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से आपके एक जो आइडेंटिटी के पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एडवांसमेंट भी देना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप ये आपको समझ में आया। दूसरा हम समझते हैं, व्हाई इज़ इंडिया सो फार बिहाइंड चाइना। तो ऐसा क्या है कि इंडिया और चाइना दोनों ने लगभग एक ही समय पे अपना जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जर्नी है उसको स्टार्ट किया, लेकिन चाइना आज कहीं आगे है और इंडिया इकोनॉमिकली अगर देखें तो काफ़ी पीछे है। तो इसमें अभी हम देख सकते हैं हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप का असर्शन था कि वर्ल्ड में अभी सिर्फ 2 ही सुपर पावर है, दैट इज़ अमेरिका एंड चाइना। तो ये इंडिया के लिए क्या है, एक जियोपॉलिटिकल एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। तो अभी इसमें अगर हम देखें कि आज के समय पे कि चाइना क्यों बहुत आगे है, उसका मेन रीज़न है चाइना ने क्या चूज़ किया है, कैपिटल को। और चाइना ने फोकस किया है कि कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो स्केल है उसको बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को और ऑप्टिमम लेवल पे ले जाया जा सके विथ इफ़िशिएंसी। लेकिन इंडिया ने क्या चूज़ किया, प्रायोरिटाइज लेबर। तो हमने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा चूज़ किया और फोकस किया लेबर राइट्स पे,
फेयरनेस पे और डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स में, मतलब जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है उसमें। जबकि चाइना ने कंप्लीट उल्टा किया। चाइना ने पूरा अपना जो कैपिटल है, फॉरेन कैपिटल है, वो स्केल अप करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे क्या है, एक समय के लिए लेबर का राइट्स वायलेट हुआ। लेबर के जो हक थे, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो एक बार के लिए वायलेट हुआ। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो चाइना का पूरा जो आपका पिक्चर है वो बदल गया। अभी द रोल ऑफ स्केल अगर देखें तो चाइना जो है वो जाइगेंटिक स्केल में इन्वेस्ट करती है इन मैन्युफैक्चरिंग। वास्ट कैपिटल है, स्पेशली 1996 के बाद वेस्टर्न नेशन से भी उन्होंने कैपिटल रिसीव किया। वास्ट मार्केट का एक्सेस है, वेस्टर्न कंज्यूमर का जो मार्केट है। लेकिन इंडिया दोनों में ही पीछे है, ना तो हमें वास्ट कैपिटल हमारा इन्वेस्ट होता है, और इसके पीछे लेबर लॉज जो है, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जबकि चाइना में ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये ऐसे एक्ट नहीं है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो वो जिस तरीके से चाहती है, वो चाहे लेबर का जो राइट्स है उसको जलांजलि देते हुए भी वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। चाइना के पास ये जो कंस्ट्रेंट है लेबर लॉ को लेके, ट्रेड यूनियन का लेके, वैसे प्रॉब्लम चाइना में नहीं है। फिर द ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल डिफेंस। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो ज़्यादा नॉन ट्रेडेबल चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम देश में ही कंज्यूम करते हैं उसको। जैसे हेयर कटिंग एक नॉन ट्रेडेबल चीज़ है, या फिर जो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर लोकल लेवल पे जो बिल्डिंग बनाना वगैरह वगैरह, वो नॉन ट्रेडेबल है। जबकि चाइना क्या है, ट्रेडेबल चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जिससे ग्लोबल लेवल पे, जैसे चाइना का जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ओके, पेन ड्राइव जैसे चीज़ें हो, CCTV जैसे चीज़ें हो, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी आगे है, जिससे वो उसको ट्रेड करके और बेटर कमा सकते हैं। तो 1996 के बाद चाइना को कैपिटल मिलने लगा। उस समय इंडिया अपने रिफॉर्म के स्टेज में था। इंडिया का जो लेजिस्लेटिव अगर लेगेसी देखे तो ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस तरीके के एक्ट क्या करते हैं, इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हायर एंड फायर नहीं करने देते हैं। जबकि चाइना में क्या है, इंडस्ट्री अपने हिसाब से हायर एंड फायर कर सकती है। तो उससे क्या है, इंडस्ट्री जो अपना कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करने में उन्हें सहूलियत होता है। तो इसीलिए रिसेंट डेवलपमेंट में इंडिया ने भी क्या किया है, जो आपके लेबर रिलेटेड जो लॉज है उनको 4 कोड में बांटा है, और इसका जो नॉर्म्स है काफ़ी रिलैक्स किया है, ताकि हम कैपिटल अचीव कर सकें। तो इंडिया में एक स्केल का प्रॉब्लम है, कैपिटल नहीं है। हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स में ध्यान देते हैं, जैसे फ्री बीस को बांटना, जो चाइना में नहीं है। तो चाइना क्या करती है, जो उनका रेवेन्यू होता है उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे जो कैपिटलिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं। और हमारा जो टारगेट्स है वो भी मिसप्लेस्ड है। तो हम जैसे चेजिंग द रॉन्ग टारगेट को चेस करते हैं, जबकि चाइना क्या है, जो राइट टारगेट है उसको चेस करती है। बाकी जो G22 ग्रुप क्या है ऑलरेडी बताया, ट्रेडेबल नॉन ट्रेडेबल क्या है वो बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स मतलब जो आपका मोस्टली पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया है। अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमा मतलब चाइना में अभी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इंडिया में बहुत सारा कंस्ट्रेंट है। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो चाइना यूटिलिटेरियन निज़म में ध्यान देता है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, चाहे एक बार के लिए जो आपकी वीकर सेक्शन है उनका एक्सप्लॉयटेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि बाद में क्या है वो डेवलप कर पाएंगे। इंडिया डियोंटोलॉजी और राइट बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है, जैसे इंडिविजुअल वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और डेमोक्रेसी में क्या है, कैपिटलिज्म को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर देश काफ़ी गरीब है या फिर स्ट्रगल कर रहा है, तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो पॉपुलेशन, वो वोट बैंक बन जाते हैं, तो उनके हिसाब से जो डिसीजंस है वो लेनी पड़ती है। बाकी डायमेंशंस आप समझ पाएंगे, NCERT से क्या पढ़ना है वो चीज़ें इसमें बताई गई है, प्लस सिलेबस का लिंक भी दिखाया गया है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, नीति आयोग को स्टडी करना है कि कौन से ट्रेडेबल्स हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड प्रोसेसिंग में। रिफाइनिंग करना है लेबर कोड को, जो ऑलरेडी किया गया है, बस इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फोकस करना है सर्विसेज एंड आपके ट्रेडेबल्स में, नॉन ट्रेडेबल्स में नहीं फोकस करना है।
और जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनाए रखनी है। यूएसए के साथ भी रिलेशन अच्छा रखना है, चाइना के साथ भी अच्छा रखना है। इसी तरीके से बाकी आर्टिकल को भी आप पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे इसमें मेन कोर आर्ग्यूमेंट दिया, फिर इसमें हिस्ट्री दिया गया है। तो ये जो भी चीज़ें हैं जैसे पूछी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर आपका सरकारिया कमीशन, एसआर बोमाई केस, नबम रबिया केस, ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है, डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।